आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे, हेरिडिटी। अच्छा चैप्टर है और लंबा भी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें याद करने का बहुत है, बहुत नया नया टर्म तो सुनने मिलेगा, जानने मिलेगा। हेरिडिटी, हेरिडिटी आम भाषा में किसको बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं विरासत को। विरासत के माने क्या होता है? इन जनरल बात करें तो विरासत के माने होता है माँ बाप की दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी जो उनके मरने के बाद आपके हिस्से में आता है, उसको बोलते हैं विरासत। क्या ख्याल है ना? हर किसी का मिलता है, जैसे किसी का वो बना कर रखे प्रॉपर्टी, तो उनकी दुनिया जाने के बाद जो भी माल दौलत घर वाली किसका होता है? सब उनके औलाद का होता है, उनके बीवी बच्चों को होता है। बहरहाल तो विरासत का आम माने होता है वो चीज़ जो कि पेरेंट्स से, माँ बाप से आपकी तरफ पहुँचती है। तो यहाँ पर ये विरासत नहीं है जो आप कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी विरासत है? यहाँ विरासत का मतलब हो रहा है, यहाँ पर हेरिडिटी का मतलब हो रहा है वो विरासत जो खूबियों की शक्ल में, पेरेंट्स की बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी आदतें, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि जब भी कोई दुनिया का औलाद पैदा होती है तो वो माँ बाप की वजह से ही, जो कोई भी जानदार है उसका पेरेंट्स है, ठीक है ना? तो इन पेरेंट्स की आपसी मिलापे से एक नया जानदार जन्म लेता है तो बहुत सारी खूबियों को लेकर पैदा होता है। उससे बहुत सारी खूबियाँ ऐसी होती है जो भी कुछ वो उसके फादर की तरह होती है, कभी कभी उनके मदर की तरह होती है, कभी कभी दोनों का मिक्सचर होता है, कभी कभी कुछ नई खूबियाँ भी उभर कर सामने आती है। वो नई खूबियाँ उभर कर क्यों आती है? क्योंकि जो भी खूबियाँ हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आ रही है एकदम हुबहू सेम टू सेम खूबियाँ नहीं आ रही, कुछ मिक्स होकर भी आ रही है और कुछ नई खूबियाँ भी आ रही है। वो क्यों हमने पढ़ा ना सेल डिवीजन में मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, क्रोमैटिड्स की अदला बदली, हम बताया था क्रोमैटिड्स की अदला बदली हो रही है, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर के वजह पर हम हेरिडिटी कानून को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते कि जो नए आसार पैदा होते हैं। क्योंकि जो भी एक ऑफ स्प्रिंग का माने यहाँ पर साइंस में ऑफ स्प्रिंग का माने होता है बाल बच्चा। हम लोग कौन है अपने पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग। तो हम जो ऑफ स्प्रिंग को भी अंदाजा जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स की वजह लेकर तो पैदा होता है, बिल्कुल सेम मतलब वो भी अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत चीज़ें नहीं मिलती है। तो बोलने का मतलब ये होता है किसी के एक नए वाले किसी का औलाद, चाहे इंसान का औलाद हो, कुत्ते का औलाद हो, जानवर गाय का औलाद हो, पेड़ पौधे की औलादे हो, किसी की भी औलादे हो, सब खूबियाँ ट्रांसफर। या पेड़ पौधे की औलादे कौन होती है? पेड़ पौधे की औलादे उनका बीज होता है, उसको फल होता है, उस फल में जो बीज होता है वो उनकी औलादे होती है, उनको बोलती भी एक नया पौधा पैदा होगा। हाँ लेकिन वो है कि आप उसको बोएं या खुद से गिर के जमीन वो आ जाए, आप समझ में आ रही है? से आमदा उगली कौन बोलता है, खा के फेंके तब अपने आप हो जाता है। खैर टॉपिक भटक जाएगा तो आप वहाँ जाएंगे। तो पेरेंट्स की खूबियाँ जो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अच्छा ये जो हेरिडिटी जो है ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट नया है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने के लोग इसके बारे में जानते नहीं। हेरिडिटी मतलब कि पेरेंट्स से खूबियाँ बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, हमारे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से आएंगे, उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स में आएंगे। तो ऐसा नहीं कि मतलब लोग इसको जानते नहीं, लोग ज़माने कदीम से इसके बारे में जानते हैं कि पेरेंट्स से खूबियाँ इनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इसको आम भाषा में बोलते हैं ख़ानदान का असर, है ना? आप देखिए जब भी रिश्ता वैसा लगता है, अभी भी बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि रिश्ता वगैरह लगता है तो लोग ख़ानदान और कास्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे अंसारी है, शेख है, कुरैशी है, खान है, उससे बहुत सारा और भी कई सारा खान है, शेख भी कई तरह का होता है, और भी कई सारे ज़ात होते हैं। लोग कास्ट को, ज़ात को मतलब चेन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्वाहिश क्या होता है कि जिस कास्ट के आप हैं, अलग सब तो मामूली मुसलमान है, ठीक है ना? लेकिन उनके सामने कई सारे छोटे छोटे सेक्ट, अंसारी है, शेख है, तो लोग चाहते हैं अपनी कास्ट, देखिएगा बहुत ज़्यादा ऐसा होता है लोग अपनी कास्ट में करना चाहते हैं। देखिए ऐसा फिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं?
हालांकि अच्छा ये जो धारणा बना हुआ ये अभी से बना हुआ है, ये ज़्यादा बना हुआ है, अभी से थोड़ा कम भी हो गया, अभी तो इंटरकास्ट मैरिज हो भी जाता है, ये पहले तो एकदम ही इम्पॉसिबल था। फिर भी अभी हम लोग हिंदुस्तान में हो भी जाता है, सारी शेख में कलर से कुरैशी में हो जाता है, लेकिन ये लोग उसका ये उस्ताद होता है, ये एकदम नहीं करता किसी बाहर करेगा ही नहीं बस समझ में। तो बाहर का लड़का शादी कर लिया तो मतलब उसको तुम बेदखल कर देगा, वो सब अलग वजह है हम लोग का। तो मतलब कि लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो लोग इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, देखते हैं, ख़ानदान के असर होता है। अच्छा ये अच्छा अगर ये ना देखे तो लोग ख़ानदान जरूर देखते हैं, इसका बाप दादा कैसा था, पता लगाते हैं, शादी रिश्ता के लगा पता लगाते हैं कि लड़की का चच्चा लोग कैसा था, भाई लोग कैसा था, या लड़का का ख़ानदान कैसा, तो पता लगाते हैं। क्यों पता लगाते हैं लोग? अभी भी ये तो चीज़ अभी भी पता लगाते हैं, क्यों पता लगाते हैं? फिर पता लगाने के पीछे यही वजह है। कहीं ना कहीं लोग साइंस कंप्लीट तो नहीं जानते, लेकिन ये पता है कि ख़ानदान का असर होगा। कभी कुछ गलती को तो बोलती है अपनी एकदम चच्चा रुपये ध्यान से ज़्यादा बाप पे किया, बाप का बेटा है ना, और अगर लड़की को बर्बादी करी तो माँ पे किया, माँ पे गई तो अपना खा लो तो गई तो ऐसे लोग तो ऐसा नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़माने से चली आ रही है। और इसी की बिना पर एक बोला था रॉयल ब्लड, डर्टी ब्लड, ब्लू ब्लड, बहुत सारे रॉयल ब्लड गाली नहीं है, रॉयल ब्लड तो शाही फैमिली है। रॉयल ब्लड जो है जैसे अंग्रेजों में जो रॉयल ब्लड होता है, रॉयल ब्लड मतलब एक शाही खानदान है, जैसे इंग्लैंड का राजा रानी, उन लोग का जो शादी का रॉयल फैमिली में होता है। इंग्लैंड के रॉयल फैमिली की शादी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के रॉयल फैमिली में, तो रॉयल फैमिली में जो करना है वो लोग अपना जो ब्लड को मिक्स, आज भी वहाँ पर इतना डेवलप कर देंगे, आज भी वहाँ पर ये ब्लड का पकड़ है। ये जो डर्टी ब्लड है ये सब गाली है, गाली समझते हैं, डर्टी ब्लड का मतलब छोटी सी पता नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी गालियाँ होती है ना जो आपस में देते हैं, उसका ताल्लुक हेरिडिटीज होता है। हम ये यहाँ नहीं बोलेंगे, हम बातें बोल देंगे, देख सब बोलेगा लेकिन ये बात नहीं बोलेगा है। जैसे कि 4-5 गालियाँ हैं, लोग बोलते ये दे देगा लेकिन ये नहीं देगा। खैर बहरहाल, तो इन चीज़ों के बारे में लोग पहले से बोलो जानते थे। यहाँ तक कि पुराने ज़माने में अच्छी नस्ल के घोड़ों को ब्रीड करा करके, क्रॉस करा करके अच्छी नस्ल के घोड़ों को पैदा किया गया। इस ज़माने में किया था और आज भी वो किया जाता है। तो नस्ल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि कैसा ऑफस्प्रिंग मार्केट में जन्म देगा। तो इन चीज़ों पर जो सबसे पहले जिसका नज़र गया, वो था मेंडल। मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले, साइंटिस्ट तो बाद में बना हुआ, सबसे पहले उसकी इन बातों पे गए कि पेरेंट्स को भी उनके बच्चों में ट्रांसफ़र कैसे होती है। ये पढ़ने से पहले हम लोग को उसका लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। उसका लाइफ हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर अभी आप ये समझ के ना हेरिडिटी बोले कुछ होता है, हेरिडिटी बोले कुछ होता है। हमें एक पैराग्राफ का रीड कर आप सुनिएगा। लिख रहा है, अंग्रेजी का मुहावरा है लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। ये बात बहुत हद तक हकीकत भी है, हम देखते हैं कि अक्सर बच्चों के सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बल्कि उनकी फितरत भी उनके माँ बाप से मिलती जुलती है। उनकी फितरत भी उनके माँ बाप से बहुत हद तक मिलती जुलती है। ये बात यूँ तो हजारों वर्षों से लोग जानते थे कि एक नस्ल के जानदारों की खुसूसियात पिछली नस्ल के जानदारों से बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। कदीम ज़माने में लोग इसे खून का असर के नाम से जानते थे, है ना। बोले हम पिछले बोले, इसीलिए अंग्रेजी में ब्लू ब्लड, रॉयल ब्लड, डर्टी ब्लड जैसे इस्तिलाहात वजूद में आई। यूनानी फलसफियों अरस्तु और हिप्पोक्रेटिस ने भी इस पर गौर किया था। मिस्र और बाबुल में आज से तकरीबन 400 या 600 साल कबल घोड़ों में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के जरिए अच्छी नस्लों के घोड़े पैदा करने का रिवाज था।
लेकिन नस्ल के जानदारों की खसूसियात उसकी अगली नस्ल में किस तरह और किस जरिए से मुंतकिल होती है, इस बात की तरफ किसी का तवज्जो कभी नहीं गया। सबसे पहले किसे गया? मेंडल, जिसने पहली बार बाकायदा तौर पर इस पर तजुर्बों के जरिए बड़े ही साइंटिफिक ढंग से उसने इस बात का मुशाहिदा किया और वो सारा बात बताया कि खूबियाँ कैसे ट्रांसफ़र होती है और क्यों ट्रांसफ़र होती है, और उसने यही बता दिया कि इसके बाद कौन पैदा होगा, इसके बाद कौन और कैसा खूबी लेकर पैदा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पहले ये पूछे इन शॉर्ट की हेरिडिटी क्या है, आप क्या बोलिएगा? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें पेरेंट्स की खूबियाँ, उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है। अब वो कैसे होती है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया? मेंडल ने। मेंडल का पूरा नाम क्या था? मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। बीन बनाने की आवाज है, क्लास बंद कर दे। उसका ये जो नाम है जोहान मेंडल, ये उसका असल नाम था, रियल नेम था। उसमें ग्रेगर और फादर बाद में ऐड हुआ। इसके जो बाद में जो ग्रेगर और फादर जिसका नाम है बाद में ऐड हुआ। हेरिडिटी पढ़ने से पहले थोड़ा इसका लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहले इसके पैदाइश के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ पैदा हुआ था? बॉर्न इन, एग्जाम पूछता है इसीलिए बता रहे, मोराविया was a part of ऑस्ट्रेलिया। मोराविया में पैदा हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, जो कि अभी कहाँ पर है? जो जगह भी एक कंट्री नाम है चेकोस्लोवाकिया। नाम बड़ा भयानक है इसका, स्पेलिंग भी अजीब है। में पैदा हुआ 1822 में। अच्छा, थोड़ा यहाँ पर एक बात आपको ध्यान दे रहे, आपको किसी को याद है कि चीन का डिस्कवरी कब हुआ था? क्रोमोसोम को डिस्कवर किया गया था, कब किया गया था? यह लिखा है था वो 1888 के आसपास की बात, 1888 1888 के आसपास की बात। और ये पैदा कब हो रहा है? 1822। यानी इसके पैदा होने के 60 साल की ज़्यादा के बाद से जीन के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में लोगों ने जाना। इसका थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। इसका थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उस वक्त ये वो सारा थ्योरी बताया जिस वक्त जीन का, क्रोमोसोम का, डीएनए का लोगों को पता नहीं था। बात समझ में आ, लोग जानते नहीं थे इस बारे में, उस वक्त ही बताया कर गया। इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइंटिस्ट था, लेकिन उसको उस ज़माने में उतना इंपॉर्टेंस मिला नहीं। मरने के बाद उसको बहुत अहमियत मिली। इसके मरने के बताएंगे, आपको समझ में आएगा। मतलब क्या मुझे बताया, याद दिलाने के लिए बताया कि 1888 में ये सारा चीज़ डिस्कवर हुआ था। जीन है, क्रोमोसोम है, इसके बारे में लोगों ने खुलकर जाना था। और ये पैदा कब 1822 में पैदा हुआ। यानी कि इसके 64 ईयर्स के बाद तब जीन का, क्रोमोसोम का डिस्कवरी बोलते सॉरी, उसके बारे में लोगों ने जाना। ठीक, अच्छा, इसके बारे में पता चले जॉन मेंडल जो था वो एक किसान का लड़का था। इसका बाप जो है किसान था, और चूँकि ये घरेलू कामकाज है तो किसी का भी घरेलू कामकाज अगर होता है तो वो ना चाहते ही थोड़ा बहुत कामकाज वो सीख जाता है। चूँकि किसान था, वो बहुत गरीब किसान का लड़का था, बहुत गरीब किसान का लड़का था। तो किसान होने की वजह से क्या अपने बाप के काम में हाथ वगैरह बटाता था। तो हाथ बटाने की वजह से क्या हुआ कि उसको एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में अच्छा तजुर्बा, जो काम आप बचपन से कर रहे हैं, जो आप शुरू से कर रहे हैं, तो उस काम में आपको
महारत आई जाती है। आपका घर में कोई भी काम है, भले आपको ना पसंद हो, धीरे धीरे आपको घर का काम थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग छोटे थे तो घर में मशीन का काम होता, दादी मशीन का, उसी लिए करते भी थे, लगे मन करता नहीं फिर भी करते थे, तो आदमी सीख ही जाता। आपके घर में कुछ काम होगा तो आपको काम आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको जहाँ पर ये रहता था, इससे इसके यही से पढ़ के बताएंगे तो अच्छा रहेगा आपको, कि यहाँ जो लिखना का नोट कर लेंगे। देखो, मेंडल का असल नाम जोहान मेंडल था। हम रीड करते जो इम्पोर्टेंट वर्ड हम लिख देंगे। मेंडल का असल नाम जोहान मेंडल था, जो कि 1800 कितना बोला 22 को मोराविया में पैदा हुआ, जो उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, लेकिन आज वो चेकोस्लोवाकिया के नाम से मशहूर है। मेंडल का बाप किसान था। बचपन में गांव के स्कूल में ही पढ़ने के साथ साथ वो खेती में भी, हम लोग जैसे आपके घर साथ भी होगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और पढ़ के आ रहे हैं तो दुकान में बैठे हुए, साथ में मेंडल के साथ भी ऐसा हुआ। तो मेंडल का बाप किसान था। बचपन में गांव के स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वो खेतों में अपने बाप का हाथ भी बढ़ाया करता था। खेती बाड़ी के इस तजुर्बे ने, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती बाड़ी के इस तजुर्बे ने या उसको काम करना, इस तजुर्बे ने बाद में इसे मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मदद की। मतलब ये खेती बाड़ी जो बचपन से कर रहा था, बचपन से जो खेती बाड़ी किया, वो खेती बाड़ी करने उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, बचपन से काम कर रहा है तो उसका यही तजुर्बा, ये पढ़ाई नहीं, ये तो काम था उसका, इसके यही एक्सपेरिमेंट उसको फ्यूचर में बहुत जो बड़ा हुआ जब एक्सपेरिमेंट किया, उसका यही तजुर्बा बहुत उसके ऊपर काम आया, जो बचपन में अपने बाप से खेती बाड़ी करते हुए सीखा था। उसके बाद क्या किया गया उसको, जब स्कूल में प्राइमरी जब हो जाता है तो कहाँ जाते हैं, मॉडर्न हाई स्कूल। सेकेंडरी के लिए स्कूल भी कहाँ पे जाइए, मॉडर्न हाई स्कूल नहीं, सेकेंडरी स्कूल के लिए। तो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हासिल किया, वो अपने गाँव में जहाँ वो पैदा हुआ था। फोर सेकेंडरी एजुकेशन sent to Krakow, जगह at Krakow at the age of 11 years। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मतलब कि वो 5 के बाद से जोड़ता है, 7, 8, 9, 10 जो भी होता है। और सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ भेजा गया उसको, एक जगह था ट्रोपाओ, उसकी उम्र उसका कितनी थी, 11 साल। अच्छा, इसके बारे में एक और बात सुनिए। इसके बारे में प्रॉब्लम ये था कि ये बीमार बहुत रहता है, तो बीमार बहुत रहने की वजह से पढ़ाई के बिना ध्यान इसका लगता रहता। गरीब किसान का लड़का था, खेत में काम करता था और प्राइमरी एजुकेशन लोकल जगह से हासिल किया, फिर उसको हाई स्कूल भेजा गया, लेकिन ये बीमार बहुत रहता, पढ़ाई में उतना इंटेलिजेंट नहीं था। जैसे न्यूटन के बारे में बोला था वो इंटेलिजेंट नहीं था, है ना, कितना बार फेल हुए। आइंस्टाइन के बारे में भी बोलो यही कहा, कितना ही बड़ा बड़ा साइंटिस्ट था। तो कहानी एडिसन जो बल्ब याद किया था, है ना, तो उसका तो बड़ा वाक्य है कि मतलब मुझे स्कूल में उसको पढ़ाई कुछ समझ में आता नहीं था उसको, तो उसका स्कूल में उसका टीचर ने लेटर लिख के माँ के नाम पे दे दिया, बोला कि आज से तुम स्कूल नहीं आना, मैं उसको स्कूल से निकाल दिया। जो उसको पढ़ना आता नहीं था, माँ को लेटर दिया और माँ ने उसका लेटर पढ़ी, माँ उसको स्कूल दोबारा, लेटर में लिखा हुआ था कि अपने बच्चों को स्कूल में रखो, बेटे का सरकारी स्कूल में नहीं है, ये और माहौल ख़राब कर देगा उसका, इधर पढ़ता नहीं है। तो उसकी माँ ने उसको बोली थी, उसकी माँ उसको ही बोली कि वाटर साहब लिख के भेजे हैं कि बच्चा का बहुत इंटेलिजेंट है और इसको आप घर में पढ़ाइए, इसके लायक हमने उसको कोई टीचर नहीं है। उसकी माँ उसको पढ़ाई, वो बड़ा साइंटिस्ट, इजाद किया, बड़ी नाम सुना एडिसन, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो, फिर इजाद किया बल्ब। जब उसकी माँ मर गई, एक दिन माँ का अपना घर साफ करा तो उसको लेटर मिला, फिर माँ का बहुत बड़ा रोल था उसमें, देखिए कहाँ से कहाँ बात चलाई गया। तो बोलने का मतलब एडिसन या आइंस्टाइन के बारे में बता, उसको नंबर लिखता था उल्टा, नंबर समझ को आते, नंबर उसके सामने लिखता था, मूव करता था। तो ये सारा जितना बड़ा साइंटिस्ट था वो सारा मतलब अपने
अपने पर बात मत कीजिएगा कि वो दिमागी कमजोर था पढ़ने में, तो वो तो बन गया था, हम भी साइंटिस्ट का मतलब बोले दुनिया को अलग रंग से दिखा था। ठीक है, तो मेंडल का भी मामला कुछ ऐसी था। मेंडल भी पढ़ने बहुत गुंजाइश था और पढ़ाई पे कभी ध्यान उसका लगता नहीं था, और लगातार बीमारी की वजह से वो पढ़ाई को मुकम्मल नहीं कर सकता। तो पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं कर सका तो क्या करते, जैसे हम लोग आजकल का रिवाज बना हुआ है, पढ़ू नहीं काम मदरसे में भर्ती कर दो। अलग ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, मदरसे में भर्ती देना चाहिए, बाप यहाँ देना चाहिए, ये गलत चीज़ है। लेकिन उस ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं पढ़ काम कर उसको मदरसे हॉस्टल में तो वहाँ भर्ती कर दो, वहीं पर पढ़े लिखेगा ठीक हो जाएगा, बोर्डिंग में दे दो। तो इसके साथ भी यही हुआ। ये क्या किया, 21 साल तक मतलब जब नहीं पढ़ सका तो एक वहाँ चर्च था, मोनास्ट्री था, उसमें उसको डाल दिया गया, अब यही बसाओ। तो 21 वहाँ पर वहीं पर चर्च में रहा, चर्च में मतलब मजहबी पढ़ाई को शुरू कर दिया। मजहबी पढ़ाई को शुरू करते करते मतलब पढ़ा, उसमें उसको इंटरेस्ट लगा, उसको इंटरेस्ट लगा तो वो 21 साल मतलब इतना अच्छा उसको इंटरेस्ट लगा, 21 साल के वो की उम्र में वो फादर बन गया। फादर बने शादी उसको हो गई, मतलब जो चर्च में जो पादरी होता है, ठीक है, ठीक है बात हुआ। In 21 years became father in city Brand. Got river title. क्या बना, एक बर्न में एक चर्च था, वो चर्च में क्या बना, वो पादरी बना। कौन साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में। और जब फादर से जब ऊंचा पोस्ट में जाता है, एक और नाम आता है, इसको बोलते हैं ग्रेगस। हम लोग होता है ना, आलिम होता है, मुफ्ती होता है, सबका एक पोस्ट होता है, बस इन लोगों का भी, क्रिश्चियन लोगों का भी पोस्ट होता है। तो फादर के बाद क्या बना, वो ग्रेगर। 21 साल की उम्र में वो यहाँ पहुँच गया। और उसी दौरान क्या हुआ, वो उस चर्च में छोटा मोटा एक स्कूल भी था, तो स्कूल में बच्चों को वो जो भी थियोलॉजी वगैरह पढ़ाने लगा। तो पढ़ाते पढ़ाते उसको बच्चों को पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि खुद अपना अच्छा स्टूडेंट था नहीं, लेकिन वो उसी जगह में रह रहा है, काफ़ी वक्त से करते पढ़ाते हुए उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन चूँकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, तो उसको बोला गया ये अपनी जल्दी यहाँ से फिर डिग्री लेके आइएगा, फिर पढ़ाइएगा। वो गया, फिर डिग्री लेके गई, फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया, फिर आया तो बोले फिर डिग्री लेके आइए। तो कई बार ऐसा किया, बार बार फेल होता रहा। लेकिन चूँकि सब पढ़ाने का अंदाज बहुत खूबसूरत था, बहुत पढ़ाने का उसका अंदाज बहुत अच्छा था, तो चर्च वाले ने क्या किया, आपको हाथ पकड़ा एक बार भैया तक पढ़ाई में पढ़ाई में। तो उस चर्च में काफ़ी साल तक वो पढ़ाता रहा। बात समझ में आ रही है? जब उस चर्च में पढ़ाता रहा, तो उस चर्च में पढ़ाते हुआ, अच्छा आप मुझे पढ़ाने का मतलब सर इतना कुछ जानता, पढ़ाता कैसे था, मन बात आती है। तो आप लोग अपने आप को देखते सोचें। पहले जब हम लोग से बहुत जो मजाक हो गए, जो लोग 4 क्लास पढ़ लेते हैं, उन लोग उर्दू, अरबी, फारसी और इंग्लिश बहुत हेवी होती है, और राइटिंग उन लोगों को बहुत खूबसूरत था। जो लोग 4 क्लास पढ़े, ज़माने में 4 क्लास में बोर्ड एग्जाम होता था। एक ज़माने में बोर्ड, जैसे भी आप लोग माध्यमिक होता है, बोर्ड एग्जाम क्या देना है, एक ज़माने में क्लास 4 बोर्ड हो जाता है, बच्चा को बाहर देना पड़ता है। क्लास 4 पास करना, बोर्ड एग्जाम पास करना। उस ज़माने के जो लोग पढ़े होते थे ना, 4 क्लास 5 क्लास 8 क्लास पढ़ लेगा, वो आज का मास्टर डिग्री किया वो बच्चा उसके सामने देगा। तो उस ज़माने के लोग पढ़ लेते। अब ऐसा मत समझ के मतलब वो प्राइमरी पढ़ा, फिर सेकेंडरी कंप्लीट नहीं किया, कितना नकारा होगा, है ना, पता नहीं कैसे कैसे रहता होगा। तो बैरल वो कमज़ोर था, लेकिन वो आप लोग से बेहतर, ठीक है। अच्छा, जिस चर्च में, तो चर्च का नाम पूछता है एग्जाम में, उस चर्च का नाम है, एग्जाम पूछता है ऑगस्टिनियन मोनास्ट्री। ये मोनास्ट्री में वो पढ़ाता था। यहाँ तक बात समझ में आई?
अब उसे वहीं पर पढ़ाने के दौरान काफ़ी दिन उसके अंदर रहा। और उस चर्च में एक बहुत बड़ा गार्डन था, और उस गार्डन में वो वहाँ पर काफ़ी साल रहा। काफ़ी साल में करीब कितना रहा वो? करीब वो 1850 से 1856 के दरमियान, ये जो 4 साल का जो गैप है, 6 साल का जो गैप है, इस गैप में उसने बहुत हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, चूँकि पढ़ाने के बाद काफ़ी बड़ा मैदान खाली है, बड़ा सा गार्डन है, कुछ काम नहीं है, तो ये चूँकि सब बचपन से खेती बाड़ी में बहुत इंटरेस्ट था, तो कुछ ना कुछ खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, कुछ ना कुछ दिन भर खेती बाड़ी में और पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो उसी तरह उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया उस गार्डन में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया उसने? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट को उसने एक किताब की शक्ल दी, उसको नोट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट को नोट करते मोटा सा नोट्स बन गया उसका, एक किताब की शक्ल तैयार कर ली उसने। तो उसने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को इस नाम से, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन के नाम से, उस ज़माने में एक मैगजीन छपती थी। उस मैगजीन का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उस मैगजीन में उसने अपने आर्टिकल को छपवाया। अब चूँकि देखो, मैगजीन वगैरह जो मैगजीन निकलता है, तो मैगजीन में हर किसी का कॉलम नहीं छपता, कुछ खास लोगों का कॉलम छपता है। आम लोगों का कॉलम को मैगजीन इंपॉर्टेंस, आप लोगों का कॉलम को तो मशीन की इंपॉर्टेंस ना दे, सब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, जो बड़ा बड़ा जो आर्टिकल होता है, मैगजीन होता है, वो बड़े बड़े राइटरों का आर्टिकल छापता है, क्योंकि उस मैगजीन को लेते ही बड़े बड़े लोग। बात समझ में आ रही है? अब चूँकि इसको वो डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस ज़माने में जो लोकल मैगजीन मिल गया उसको, उसने अपना एक्सपेरिमेंट को उसमें छपवाया। लेकिन चूँकि वो लोकल मैगजीन था वो, तो वो बड़े लोगों के रीच तक, जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट उस ज़माने में मौजूद रहा होगा, वो लोग के रीच तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं पहुँचा। उसका जो मेहनत 6 साल में, उसने उसको एक किताब की शक्ल दी, हेडिंग क्या दिया उसका, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और कहाँ छपवाया उसको? कहाँ छपवाया? इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये नाम पूछता है एग्जाम में उसका, ठीक है, उसका किस मैगजीन छपवाया वो नाम पूछता है, और अपने एक्सपेरिमेंट को उसने किस नाम में छपवाया वो पूछता है। आई बात समझ, शुरू से समझ लें कि वो किसान का लड़का था, खेत में काम करता था, बचपन से खेत में काम करने, खेती बाड़ी में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा, या बीमार रहता था या कमज़ोर रहता था, किसकी स्थिति रहती थी, वो पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकते। पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर, कहाँ गया वो? चर्च में गया, पादरी के पोस्ट में पहुँचा वहाँ पर, और उसको प्रमोशन हुआ तो क्या बन गया वो? ग्रेगर बन गया। तो उसको क्या बोलते हैं? फादर ग्रेगर जोहान मेंडल। पूरा नाम एग्जाम अगर पूछता है कि पूरा नाम क्या है, क्या बोलेंगे? फादर। क्या फादर भी ऐड करेंगे हम लोग? हाँ, फादर भी ऐड करेंगे, फादर ग्रेगर जोहान मेंडल। इसको फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं इसको। बहरहाल उसने क्या किया, अपने मैगजीन को, अपने आर्टिकल को एक मैगजीन में, नेचुरल सोसाइटी मैगजीन में, अपने इस हेडिंग के नाम से छपवाया। लेकिन क्या बताया, तो वो डिग्री नहीं थी, कोई सनद नहीं था उसके पास, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, तो बड़ा जो पब्लिशर लोग इसका आर्टिकल दिया नहीं, तो नॉर्मल मैगजीन में छपा। अब सुनो उसके बाद क्या हुआ, ये आर्टिकल छपा। ये आर्टिकल छपने के बाद 34 साल तक आर्टिकल छपा। जब कब छपा? ये 56 के बाद। इसके ये जिंदा है भी, इसके जिंदा मतलब जिसका जब तक ये जिंदा था, और इसके बाद 34 साल वो जिंदा रहा, 34 साल तक किसी के ऊपर भी किसी का भी नजर इस आर्टिकल पे नहीं। एक आम मैगजीन तक किताब नहीं खोला, मुझे क्या लगा, ध्यान नहीं देना उसके ऊपर। सोचो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर चुका है, और वो 34 ईयर्स तक किसी की नज़र में नहीं आया, दुनिया को मालूम ही नहीं कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट आपको अभी आगे चलकर समझ में आएगा।
अभी समझिए बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। वो 34 साल तक किसी के उसका नजर नहीं गया, क्योंकि बताया क्यों नहीं गया उसके बाद, वो मैगजीन हम लोगों के बीच में नहीं था, लोग खरीदते नहीं थे उसको। फिर उसके मरने के, जब वो मर गया, उसके मरने के 16 साल के बाद, उसके क्या साल हो गया बोला तो 34 साल में लिखा है, 34 साल यहाँ गुजर गया, 16 वहाँ, 50 साल। 50 साल के बाद कुछ साइंटिस्ट आए जो लोग इसी पर वो डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, इसी पर वो डिस्कवरी कर दे कि कैसे खूबियाँ ट्रांसफर होती है, कैसे ये होता है, कैसे वो। तो वो लोग जब वो साइंटिफिक में काम करते हैं, आप मान लीजिए कभी मान लिया अगर आप PhD कीजिएगा ना, किसी टॉपिक पर अगर PhD कीजिएगा, किसी भी अगर PhD का ज़्यादा मौका मिला आपको, तो उस पर आपको एक रिसर्च करना पड़ता है, नई नई चीज़ आपको देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आप साइंस पे किसी चीज़ पे, या मान लीजिए किसी बीमारी पे आप रिसर्च कर रहे हैं कि किसी खाने की बीमारी क्यों फैल रही है, क्या वजह बीमारी फैलने की, तो बीमारी को आप नोट कीजिए, लिख लीजिए, आप बीमारी को देखिए, बीमारी की वजह क्यों फैल रही है। तो अभी देखिएगा कि इस बीमारी के ऊपर इससे पहले कुछ लोगों ने काम किया कि नहीं किया, तो खंगारेगा, छानेगा, तलाश करेगा, बात सर्च करेगा ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इस पर PhD नहीं करना हो, रिसर्च करना हो, कि उस फील्ड में और किन किन लोगों ने थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर, उससे मिलेगा, उससे पूछेगा, नोट करेगा, क्यों वो छोड़ दिया, क्या उसके पीछे वजह थी, वो रिसर्च करने के बाद एक नया अपना आर्टिकल बनाएगा। तो कुछ साइंटिस्ट अभी नाम बताएंगे उसका, उसमें एक नाम है जो बहुत बड़ा नाम है, ह्यूगो डी वेरीज, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और भी 2 लोग इस साथ में इसके थे, वो इस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उन लोगों को मेंडल के बारे में नाम सुना, वो बहुत नाम सुना। जब नाम सुना तो जब उसका आर्टिकल में सर्च किया, तो जो PhD करता वो सर्च कर लेता, जब सर्च किया तो वो दंग रह गया। वो लोग बोल रहे हैं जो लोग आज तलाश कर रहे हैं, जब लोग आज तलाश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सोच रहे हैं, वो 50 साल पहले एक मोटी की शक्ल लेके चला गया। और ये अब ताजुब इस बात की, जब उस ज़माने में जीन डिस्कवरी नहीं हुआ, जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लोग DNA के बारे में नहीं जानते थे, ये उस ज़माने में धीरे कर गया। तो ये लोग ताजुब रहे हैं कि मतलब जो आदमी मतलब हम तलाश कर रहे हैं, और ये आज से 50 साल पहले एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है, कोई करके चला गया, वैसा मामूली गैप नहीं होता, 5 जनरेशन ख़त्म हो जाता है। आज समझ में आ रही है। और इसका उस थ्योरी को इस्तेमाल करने के बाद आज जो तरक्की देख रहे हो हेरिडिटी के मामले में, ये हेरिडिटी हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल हो ही रहा है, उसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है खुराक पैदा करने में, अनाज पैदा करने में, जानवरों में हैबिट करके अच्छे से जानवरों को पैदा करना, फसल के पैदावार को बढ़ाना। इतनी बड़ी आबादी में सबको खाना मिल जा रहा है, कैसे? वो सब मेंडल की थ्योरी के बिना पर पॉसिबल हो पाए। मतलब ऐसे नस्ल के पौधों को जो फल कम देते हैं और ऐसे नस्ल जो फल अच्छा देते हैं, दोनों में क्रॉस कराया गया, क्रॉस करा करके ऐसे पौधे पैदा किए गए जो कि अच्छी नस्ल के फल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में दे रहे हैं। ये सारा काम पॉसिबल पाया मेंडल के थ्योरी के इसी एक्सपेरिमेंट के बिना पर। हाइब्रिड कैसे होता है, कैसे तरह तरह के जानदार पैदा होते हैं। जितना भी आप देखिए अभी कितना चिकन डेली कटता है, आप सुबह जाए आपको चिकन मिल जाएगा, कितनी गाय डेली कट रही, जानवर कट रही, आपको फिर मिल जाएगा, कितना सब्जी आप खा रहे हैं। लेकिन बया जाइए आपको अवेलेबल हर जगह, कभी सोचते ही आ जाता है कहाँ से। इतनी आबादी हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी है, सबके घर में अभी आज रोटी है, दाल है, चावल, सबके घर में किचन में अनाज है। वो सब मेंडल के बिना, अगर मेंडल का थ्योरी ना होता इतनी बड़ी आबादी में लोग कहत से भूख से मर जाते, बात समझ में आती है। तो 50 साल पहले एक्सपेरिमेंट कर दिया गया, और लेकिन चूँकि एक्सपेरिमेंट करने के वो क्या साल जिंदा रहा हो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद 34 साल तक वो जिंदा रहा, उसके बाद तो मर गया। उसके मरने के 16 साल के बाद इसकी थ्योरी पे लोगों का नज़र गया। अभी इसका मौत कैसे हो, सुनो, इसका मौत जो हुआ, इसका दुनिया इसके बिना पर खा रही, खाता है, अल्लाह ताला का दिया हम लोग को, कुछ थोड़ी ना। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया, तो तजुर्बा करके दिखाया कि ऐसे करने से पैदावार बढ़ेगा, तो ये आदमी भूख से मरा। और बस भाई इतना तंदुरुस्ती इसका हो गया था कि क्योंकि एजुकेशन नहीं था, तालीम ज़्यादा नहीं थी, बूढ़ा हो गया तो भूख से मरा। फिर बुलाया था कि मरते हो क्या, दोनों आँख से अंधा भी हो गया, और मरते हो दोनों आँख से, छूटे अंधा आदमी, बूढ़ा आदमी, एक बड़ा साइंटिस्ट भूख से मरा। आज जो कुछ दिन होगा, आज खिलाने का फॉर्मूला दिया, तो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है। लेकिन साथ में इसका अच्छा हुआ नहीं कि हमारे लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके एक्सपेरिमेंट को लोगों ने लिफ्ट नहीं किया,
बात समझ में आ रही है? तो बाद के आने वाले साइंसदानों ने फिर उसके बाद माना, हाँ बाद के आने वाले साइंसदान ने फिर ईमानदारी दिखाई, चोरी नहीं किया उसने, उसी का नाम को आगे लेकर गया। जो थ्योरी मिला इसका नाम मेंडलिज्म दिया, पूरा बताते हैं अभी हम। तो उसको लेकर आगे गए और बताया कि एक साइंटिस्ट करके गया था, तो नाम ये था। क्लियर? तो वहाँ से फिर एक साइंस के नए ब्रांच की शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या होता है? जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है, जेनेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसका हम ये पढ़ते हैं कि 35 मिलियन के बच्चों में ट्रांसफर कैसे होती है। सर हेरिडिटी क्या बोले, तो हेरिडिटी याद करो, बोले एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, ये प्रोसेस। और जेनेटिक्स क्या है? साइंस का ब्रांच, ठीक। हेरिडिटी है, जेनेटिक्स जो जेनेटिक्स लिखा नहीं है, जेनेटिक्स साइंस का एक ब्रांच जो डील करता है कि पेरेंट्स से पूरे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र कैसे होती है। और हेरिडिटी क्या? एक ऐसा एक तरह का प्रोसेस है, अमल है, इसमें ये बात समझ में आता है कि पेरेंट्स से पूरे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र कैसे, ठीक है। इसका फोटो ले लेते हैं, बहुत मत हेरिडिटी। चलो देखिए, तो उसका नाम लिख दी देते हैं, कौन साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एग्जाम में नाम पूछता है इसका। सबसे पहले इसका नाम आता है, उसके अलावा कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन टेशरमार्क, नाम कैसे रहता है उसका? ये तीन साइंसदानों ने, ह्यूगो कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन टेशरमार्क, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मेंडल की थ्योरी को आगे लेकर गया और उसमें जो चोरी खयानत क्या बोलते हैं उसको, खयानत नहीं क्या मालूम ना, पूरा क्रेडिट किसको दिया उन लोगों ने? मेंडल को। तो उसके बाद से फिर साइंस के एक नए ब्रांच की शुरुआत हुई, उसका नाम क्या पड़ा? जेनेटिक्स। मगर ब्रैकेट में तेरे ब्रांच और हेरिडिटी क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। अब आइए मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो महफूज था कहीं ना कहीं, उसको लोग एक्सट्रैक्ट कर लिया, हासिल कर लिया। तो मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट को, सारे थ्योरीज को उसने क्या नाम दिया उन लोगों ने? मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ लॉज एंड एक्सपेरिमेंट done by मेंडल, ठीक। अब इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट को, थोड़ा इसके काम के बारे में आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट बताते हैं। देखिए मेंडल ने तो क्या था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने मटर के पौधे के बाद एक्सपेरिमेंट किया, बाद में एक्सपेरिमेंट को और दोहराया अलग अलग पौधों पे, क्योंकि शुरुआत में उसने मटर के पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया था, अपनी बात को समझाने के लिए क्या किया था, उसने 2 मटर के पौधे लिए, 2 मटर के पौधे लिए, एक लंबा और एक नाटा। लंबा भी कैसा पौधा, लंबा कैसा लंबा? तो जाती लंबा। और एक नाटा पौधे, जो कैसा वाला पौधा? जाती नाटा। बात समझ में आ रही है? अब आपके जहन में सवाल आ सकता होगा कि सर मेंडल मटर के पौधा क्यों नहीं, बहुत सारे पौधे मार्केट में थे, वो मटर के पौधे क्यों चुना? उसके अंदर जवाब सब देखेंगे। पहले भी समझिए मेंडल ने क्या किया, 2 मटर के पौधे लिए, एक लिया लंबा, कैसा लंबा? जाती लंबा। जाती लंबा का भाषा में क्या बोलेंगे? खालिस लंबा, इंग्लिश में बोलेंगे प्योर ब्रीड, प्योर नस्ल, प्योर लंबा। और एक कैसा पौधा लिया?
प्योर नाटा। अब प्योर लंबा का मतलब क्या हुआ कि प्योर लंबे जो पौधे हैं, इन पौधों में से कोई भी तुम बीज निकालो उसको वो हमेशा लंबा पौधा। जब भी कोई बीज लो वो किस पौधे से, लंबे पौधे में से, हमेशा उसके बीज से लंबा ही पौधा पैदा हो। हमेशा तुम 100 बार कर उसके बीज को बोलो 100 बार उसका लंबा पौधा हासिल। उसका मतलब क्या, वो खानदानी बोलो लंबा है। और सेम चीज नाटे पौधे के साथ, प्योर नाटा मतलब क्या, खानदानी नाटा, सब जापानी, सब चाइनीज, जितना भी हो नाटा ही होगा। तो मतलब जितना ही बीज को बो दे हो सब पौधा नाटा ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे दो पौधों को, ऐसे दो पौधों को इसीलिए कि हम लोग मार्केट में जो बीज खरीद के लाते हैं, जो फल खरीद के लाते हैं हम लोग को पता है वो प्योर ब्रीड है या हाइब्रिड ब्रीड है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, वो इसको आम भाषा में लोग बोलते हैं, अच्छी भाषा में बोलते हैं दोगली नस्ल। दो नस्लों से मिलकर कोई एक पौधा पैदा हो। क्योंकि मिडिल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, उसने प्योर लंबा और प्योर नाटा पौधा चुना। अब प्योर लंबा प्योर नाटा पौधा कैसे चुना उसके बारे में बात करेंगे। पहले समझे इन लोग हुआ क्या था। जब उसने प्योर लंबा और प्योर नाटा इन दो पौधों को लिया, जब उसने इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करा, जब उन लोगों को आपस में मिलाया, पौधों में मेल फीमेल होता है, पता आपको, पौधे में जिस तरह आप लोग मर्दों में फीमेल होता है, तो उसी पौधों में मेल फीमेल, जिस तरह हम लोगों में लोगों में रिश्ता लगाता मुसाता या कोई भी, ठीक है ना, ऐसे इससे भी होता, पौधों में भी होता। इसका मुसाता कौन था, मेंडल। इसका मुसाता कौन था, इसका मुसाता दिया पर मेंडल फिर था, जो भी है सरकारी लेवल में। तो उसे क्रॉस कराया, जब क्रॉस कराने का उसने क्या किया, उसे जो बीज हासिल हुआ, मान लो 100 बीज हासिल हुए, उस 100 बीज जो हासिल हुए वो प्योर बीज नहीं, प्योर बीज वो प्योर बीज नहीं है, क्योंकि लंबे नाटे पौधों का वो मिक्सचर। उसने क्या किया, उन 100 बीज को उसने बोल दिया। 100 बीज जब बोया, जब पौधे बड़े बड़े हो गए तो सारे के सारे पौधे लंबे पैदा हो गए। सारे परेशान है कौन, हम कहाँ हैं, अभी थे, सारी औलादें लंबी हो गई, भले हम नाटी से, मेरी औलाद कहाँ, बात समझ में आ रही है। तो मेंडल ताजुब पड़ा, एक बार प्योर लंबा लिया, प्योर नाटा लिया, दोनों को क्रॉस कराया, जो बीज हासिल हुए उसको बोया, बोने का जो पौधे हासिल हुए सारे के सारे 100% पौधे, 100 के 100 पौधे सब लंबे। लेकिन ये बात यहाँ ध्यान देने वाली बात ये 100 पौधे ये प्योर लंबे नहीं थे। ये कैसे लंबे थे, हाइब्रिड लंबे थे। उसको आम भाषा में क्या बोलेंगे, दोगली नस्ल बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं क्लियर जनरेशन। तो जब ये नया पौधा पैदा हुआ तो ये इसी पौधा समझ में आया कि ये पौधा मिक्सचर है, किसका, प्योर लंबे और प्योर नाटे पौधों का मिक्सचर है। अब 100 पौधे हुआ, अभी 100 पौधों के बीच को आपस में क्रॉस कराया। अभी क्रॉस नहीं कराया, क्या 100 पौधे नए जो हासिल हुए उनके बीच में क्रॉस कराया। जब उनको बोया, जब उनके 100 बीज को बोया गया तो उसमें देखा गया कि 25% नाटे पौधे आए और 75 पौधे लंबे आए। अब वो लोग लड़ रहे हैं कि हम लोगों में तो कोई नाटा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, ये नाटा पौधे कहाँ से आएंगे, तो ये जो खूबी था उस नस्ल में छुप गया, वो अगली नस्ल में बोलो जाहिर है। बात समझ में आ रही है। तो जो पूछे, जो सेकेंड जनरेशन इसको बोलेंगे हम लोग, ये था फर्स्ट जनरेशन, वो सेकेंड जनरेशन। वहाँ पर क्या देखा उसने, 75 पौधे लंबे मिले, फिर 25 कैसे मिले, बोलो नाटे पौधे मिले। अच्छा, वो जो 75 पौधे लंबे मिले हैं ना, उसी पौधे दो तरह के पौधे पैदा हुए। उसमें 50 पौधे ऐसे, 25 पौधे ऐसे पैदा हुए हैं जो प्योर, बोलो प्योर लंबे, और जो 50 पौधे वो उन लोग की तरह, F1 की तरह। मतलब क्या हो रहा, दादा दादी लोग वापस आया। बात समझ में आ रही है, बोलने का मतलब ये कि जनरेशन खुद को रिपीट करना, जनरेशन जो शक्ल सूरत है, शेप है, खूबियाँ, कभी कभी खुद को रिपीट भी करना। मेंडल ने क्या किया, सिर्फ एक फर्क लिया, एक प्योर लंबा और एक प्योर नाटा। जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो जो पौधे हासिल हुए वो लंबे पौधे तो हुए, लंबा वाला अधिक खुश है। लेकिन जब अगले जनरेशन में गए तो नाटा पौधा फिर नमूदार हुआ कि आप लोग भी हैं, दादी खुश। अब उन लोग लगे थे दादी भी गई है ना। और उसमें जो दो है,
जो एक प्योर लंबा क्या बोलेगा उसको ज़्यादा दे गया, और जो बीच में 50 पौधा वो कहाँ गया, माफ दे गया। ऐसी ना हुआ जी। अच्छा ये तो बात समझ में आई, लेकिन यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट समझने वाला है कि मेंडल ने मटर का प्योर लंबा प्योर नाटा पौधा कैसे हासिल किया। ठीक, तो पाउस को पानी नहीं है कि नहीं है, पानी तो प्योर लंबे बड़ोगा, तो प्योर लंबे और प्योर नाटे पौधे उसमें कैसे हासिल, इसका मतलब क्या, प्योर समझ गए ना। प्योर मतलब एक ऐसा नस्ल जिससे हमेशा लंबा पौधा, प्योर नाटा मतलब हमसे हमेशा, अगर आपको किसानों में मिसाला करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कश्मीर के लोगों को देखिए, कश्मीर के लोगों को कभी छोड़ दिया, पंजाबी लोगों को देखिए, आप नाटा पंजाबी देखिएगा ही नहीं, जो पंजाबी लंबा लंबा चौड़ा, अगर नाटा पंजाबी देखिए तो हाइब्रिड है वो, इसका मतलब वो पंजाबी है, बंगाल में किसी से बंगाली शादी कर लिया, बात समझ रही, वरना उन लोग के जीन में, उन लोग के जीन में नाटा का जीन है ही नहीं, सारा दोनों का देखना लड़का लोग सब लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा रहता है, तो तुम नाटा पंजाबी देखोगे नहीं, ये कांटो तो मिल गया समझ लो वो हाइब्रिड है, ठीक है। या मान लो तुम कश्मीर के लोगों को देखो, उन लोगों का रंग देखो, शक्ल सब देखिए तो बोलिए लड़ा कश्मीरी है, वेस्ट इंडीज के लोगों का शक्ल देखो, तुम देख के बोल दोगे वेस्ट इंडियन है। या अगर मान लो तुम चाइना का, जापान के लोगों को देखोगे तो बोलोगे चाइनीज जापान है, क्या ख्याल है। तो एक ही तरह का इंसानी नस्ल भी होता है, तो वो लोग क्या एक तरह का नस्ल है, वो लोग पंजाबी चीज़ को मेंटेन रखता, वो लोग शादी पंजाबी नहीं करता, एक काटो को भटक के निकल गया तो गिनती में है नहीं, तो वो लोग अपने नस्ल को प्योर रखा, बात समझ आ रही है। तो ऐसा नहीं हर कोई चाहते हैं ऐसा करना के लिए, वो क्यों चाहते हैं वो दूसरी बात है, उसके बारे में बात कर लेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है उसके लिए भी कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। पहले आगे चलें, तो उसने प्योर लंबा प्योर नाटा पौधा कैसे, अभी हम लोग मान लो यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी एक अंसारी शेख बैठा हो, कोई भी होगा कोई भी, तो आदमी अंसारी हो गया, बाप शेख होगा तो लगा हाबिल हो गया, अब उन अंसारी है ना, मतलब खून में क्या हो गया, मिलावट हो गया खून में, अब इस मिलावट को खत्म करना है, क्या करना पड़ेगा, तो कुछ चेंज कर देंगे उसका, मार देंगे, ये बहुत मुश्किल है फिर चेंज करना, क्योंकि जो अंसारी है मानो शेख में शादी हो गई, एग्जाम्पल है, तो वो जो बच्चे पैदा वो ना अंसारी है ना शेख है, ठीक है ना। अब जो बच्चे के अंदर ब्लड है, इसको जेनेटिक प्रॉपर्टी है, वो ना शेख है ना अंसारी है। अब इसको अगर मिसाल अगर इसी कर ले, अगर मान ली मिक्सर है, नहीं लगा बात, तो अब इसका अब्बा बोल रहा है कि नहीं हम बाप का खानदान चलाएंगे, शेख होना चाहिए। अब इसका बाप इसका कहाँ कराएगा, जब भी कराएगा शेख में कराएगा, हालांकि तो हाइब्रिड है, जो पहला नस्ल आया, बात समझ आ रही है। जब शेख से कराएगा इसका मतलब शेख तो क्रूज करने तो है, लेकिन जाहिर जब शेख पे शादी इसका होगा, जब उसकी जनरेशन आएगी तो उसमें क्या हो, शेख मिलने की गुंजाइश, जैसे नाटक वाला दोबारा आ गया था, जब बात समझ में आ रही है। तो ये तो इंसानों में ये चीज़ प्योर, अपने जनरेशन को दोबारा प्योर करना, ये करने के लिए 4-5 साल लग जाएगा, वो देखिए जिंदा कौन रहेगा, 4-5 साल लग जाएगा इसको प्योर करने में, बात समझ में आ रही है। तो खैर बहरहाल, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने लिया एक मटर का पौधा मार्केट से खरीद के लाया, लंबा पौधा भी लाया और नाटा पौधा भी लाया, उसको पता ये पौधा जो है प्योर मार्केट से लाया, खरीद के पौधा प्योर नहीं, बात समझ में आई। अच्छा, हम क्या बताया कि पौधों में भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, ठीक, पौधे में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है। तो इसमें जो मटर के पौधा, ये जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है, इसको आम भाषा में क्या होगा अगर बोलेंगे हम, इससे पहले एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बाद में, हम लोग इसकी जान के रखिए, रिप्रोडक्शन, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, अमल तौलीद बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हर जानदार दुनिया में आया है, वो मरने से पहले ठीक दुनिया अपनी औलाद पैदा करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन।
हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ा कि किस कैसे होता है, मेल फीमेल के गैमेट से आपस में मिलने से होता है। तो इस तरह से इसके बारे में पूरा बाद में अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, वो आप पढ़ेंगे रिपोर्शन तब। तो ये फूलों में भी सॉरी पौधों में जो फूल होते हैं, फूल वो जो फूल होते हैं पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन? फ्लावर। फ्लावर जो है पौधों का क्या चीज़ है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अभी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये दो, ये मेल और फीमेल दोनों होता है। तो किसी किसी पौधों में क्या होता है, सिर्फ मेल पार्ट होता है, किसी किसी पौधों में क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है, ऐसे पौधों को बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। ऑब्वियसली इंसानों में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मेल भी होगी फीमेल भी होगी। पता है आपको क्या होने वाला है पौधों में। तो कुछ पौधों में ऐसा होता है जिनमें बाइसेक्सुअल ऑर्गन होता है, पार्ट्स होते हैं। तो मटर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें मेल पार्ट भी पाई जाते हैं और फीमेल पार्ट भी पाई जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक पौधे का मेल पार्ट, अब उससे एक बीज को प्रोड्यूस करना है तो फीमेल पार्ट चाहिए, तो कहीं और से आएगा ना, वो किसी और जगह से लाया जाएगा, उसको रिश्ता लगाया जाएगा, लोग कुछ भी किया जाएगा। तो बात समझ आ रही है। लेकिन मटर के पौधे में क्या है, उसका मेल पार्ट भी उसी के पास है, फीमेल पार्ट भी उसी के पास है। तो उसको मेल फीमेल को आपस में क्रॉस करने के लिए बाहर वो शादी का दरकार, और आपसे अंदर ही खानदान में शादी, बात समझ में आ रही, आम बात समझाने की जरूरत। तो उसको मेल पार्ट भी उसी के पास, फीमेल पार्ट भी, मतलब फीमेल पार्ट ही मटर का पौधा का, मेल पार्ट भी क्या है, मटर का पौधा। अब बात सुनो, तो उसने क्या किया, एक लंबा पौधा लाया मटर का। चलो एक बात और लिख दे पहले, तब तो आगे बोलते हैं। एंथर, फूलों में एक पार्ट होता है, जब पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन तो बताएंगे उसमें। एंथर में होता है स्टिग्मा। अब जो याद करने पढ़े होंगे आप लोग, ये पौधों का फीमेल पोर्शन है। ये पौधों का फीमेल पोर्शन है। उसके अलावा होता है आपका पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ये है मेल पोर्शन। अभी इतना जानिए आप बस। पोलन ग्रेन फूलों में मेल पोर्शन है, और एंथर क्या है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये फूलों में फीमेल पोर्शन है। आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए हम बता सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप फूलों को बहुत गौर से देखिएगा तो फूलों के बीच में एक लंबी सी एक नरी नहीं बोलेंगे उसको, एक लंबा सा रेशा निकला हुआ होता है, और उस रेशे के ऊपर एक छोटा सा गोल दाने की तरह होता है। दैट इज फीमेल पोर्शन ऑफ प्लांट। और फूलों के अंदर जहाँ से वो निकल रहा होता है, उससे हाथ दिखा देखिए छोटा छोटा बालू की तरह कुछ रहता है, वो है पोलन ग्रेन, वो फूलों का मेल पार्ट। बात समझ में आ रही है, बोलो ठीक है। तो मटर का पौधा क्या है, वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। उसने क्या किया, ये जब तक की बात समझेंगे नहीं तो हम लोग को समझ में आएगा। उसने क्या किया, एक लंबा पौधा मार्केट से लाया, ऑब्वियसली वो प्योर पौधा नहीं था, उसने प्योर पौधा पैदा करना चाहा, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट करना है। तो अब क्या किया, एक पौधा लिया, उसी पौधे का मेल फीमेल को क्रॉस कराया, उससे कुछ बीज हासिल हुए, उसने उसको बोया। जब उसने उसको बोया, वो तो लाया लंबा पौधा, लेकिन वो प्योर हो भी सकता, प्योर अगर वो प्योर हो तो क्या होगा, उस बीज को लंबा पौधा पैदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उसने बोया तो कुछ पौधे नाटे में, कुछ पौधे उसने दूर हटा दिया, खत्म कर दिया उसको, नाटे पौधों को हटा दिया, तो भीड़ से उसने देखा कौन पौधे बच गए, अभी ये पौधे लंबे जो बचे गए, ये वाकई अभी भी प्योर है, अभी भी गारंटी प्योर नहीं है। उसने फिर क्या किया, उन बच्चे में लंबे पौधे जो नए पौधे पैदा हुए तो उनको फिर क्रॉस कराया उसने। जो सब फिर जो भी हासिल हुए, तो फिर जो पौधे बोया, तो फिर जो पौधे हासिल हुए, तो फिर लंबे भी आए, नाटे भी आए, लेकिन इस बार नाटे पौधे पहले के मुकाबले में कम आए। ऐसे ही करते करते अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराता रहा।
दोहराता रहा, रिपीट करता रहा। वो तब तक रिपीट करता गया जब तक उस लंबे पौधे में से हर बार लंबे ही पौधे आप मतलब आना शुरू ना कर दें, नाटे पौधे आना बिल्कुल। जब वो कई बार एक्सपेरिमेंट दोहराया, उसको ये मालूम हो गया कि अब इसमें से नाटा पौधा नहीं आ सकता, तो उसने उसको बोला प्योर टॉल प्लांट। बोलो ठीक है। और चूंकि दूसरे प्लांट का कोई भी मेल फीमेल पार्ट इस प्लांट के ऊपर अगर ना लग जाए, उसने उसका अरेंजमेंट भी रख दिया। गार्डन में क्या किया, उसने मटर के पौधों को जाली से, आम भाषा में समझ सकते, मुसहरी से घेर दिया, ताकि क्योंकि ये काम तितलियां करती है, मधुमक्खियां ये काम करती हैं, किसी दूसरे फूले बैठी, उस फूले बैठी, उसके फूले बैठी, तो ऐसा हो सकता था कि दूसरे फूलों का मेल फीमेल पार्ट इस पे चला है। अब कौन सा मेल फीमेल पार्ट से बीज बना, किसको पता? बात समझ में आ रही है? तो उसने इस चीज को रोकने के लिए क्या किया, उसको अच्छे से कवर कर दिया। एंड सेम ये एक्सपेरिमेंट कहाँ से रिपीट किया, नाटे पौधे के साथ। इस तरह से जब उसको यकीन हो गया कि अब हमेशा ये लंबा ही पौधा पैदा देगा और ये हमेशा नाटा ही पौधा देगा, तो क्या नाम दिया, प्योर लंबा और इसको आम भाषा में बोले खालिस पौधा, खालिस लंबा और खालिस नाटा। इसको उसे नाम दिया पैरेंटल जनरेशन। दिखाएंगे सब सुन लीजिए, सुनने से आपको समझ आएगा तो क्या आगे पढ़ने वाले। उसने इसका नाम दिया पैरेंटल, यानी माँ बाप। अब माँ बाप को समझ, आपका मर्जी है, नाम दिया उसने पैरेंटल जनरेशन। मतलब ये कैसे जनरेशन है, ये प्योर लंबा और वो प्योर नाटा। अब जब उसको एक्सपेरिमेंट करेगा, अब उसको समझ में आएगा कि कौन किस पे हावी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जब उसे लंबे पौधे का एक हिस्सा लिया और नाटे पौधे का एक हिस्सा लिया, फूलों का पार्ट। अब उन दोनों के बीच में क्रॉस, पहले अलग, पहले आपस ही में करा रहा था, अब क्या कराया, दोनों में से मेरे फीमेल पार्ट को लेकर आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उसने दिया, जब उसको बोया तो क्या हुआ, सारे के सारे पौधे लंबे, सारे के सारे पौधे लंबे। तो अब क्या, नाटा पौधा भी तो प्योर था और लंबा पौधा भी तो प्योर था, लेकिन फिर नाटा पौधा जाहिर क्यों नहीं हुआ? तो अब यहाँ से एक नए टर्म का आगाज होगा, वो ये कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर किसका होगा, इसको डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कहते किसको बोलते हैं, जब पैरेंटल जनरेशन, मर्डर के पौधों में कौन है, प्योर लंबा एंड प्योर नाटा। जब ये पैरेंटल जनरेशन आपस में क्रॉस करेंगे तो उनसे जो नए पौधे पैदा होंगे, अगर वो प्योर लंबे प्योर नाटे हैं तो पहले वाले जनरेशन में, यानी कि उसको क्या बोले, उसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या बोलेगा उसको, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको इंडिकेट करते हैं F1 से, F1 से। और पैरेंटल किसे इंडिकेट करते हैं, पैरेंटल को इंडिकेट करते हैं P से। तो पैरेंटल जनरेशन को जब उसने क्रॉस कराया तो पहली नस्ल यानी कि F1 जनरेशन जो पौधे मिले वो सारे के सारे लंबे मिले। मतलब यहाँ पर कौन हावी रह गया, तो जो खूबी हावी रह जाए, जो खूबी हावी रहा उस खूबी को बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और मतलब दो खूबियाँ हैं ना, दो खूबी, एक नाटा और एक लंबा। अगर साइज के एतबार से देखें, हम लोग सेल मैंने पढ़ा है बोला कि होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो एक लंबा पौधा और एक नाटा पौधा, जबकि लंबाई का जीन का दोनों जीन दिया हुआ एक साथ, लेकिन दोनों जीन एक साथ नमदार। अभी का आदमी लंबा भी और नाटा भी कैसे हो सकता है, पॉसिबल होगा तो एक ही होगा। तो लंबा है, इसका मतलब कि लंबा जो है हावी रह गया, वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और ये जो नाटा पौधा था वो क्या हो गया, रिसेसिव। वो रिसेसिव का मतलब क्या होता है, खत्म नहीं होना, वो उस जनरेशन में मादूम हो गया, उस जनरेशन में छिप गया, लेकिन आने वाले नए जनरेशन में खुद को जाहिर करेगा और किया भी।
जब उसने F1 जनरेशन के सारे पौधों को क्रॉस कराया और उसे जो पौधे हासिल हुए उसका नाम क्या दिया उसने, सेकेंड फीलियल जनरेशन था। उसका सिंबल क्या, F2। तो वहां पर क्या देखा, उसको देखने के बाद से देखा कि 25% पौधे उसको प्योर नाटे मिले और 75% पौधे लंबे मिले। तो जो 75% पौधे लंबे मिले वो भी सारे के सारे प्योर लंबे नहीं थे, उसे 25% पौधे प्योर लंबे थे, 50% पौधे अजी हाइब्रिड लंबे थे। लेकिन आपको देख के समझ में, अच्छा उसको अगर 75% पौधे अगर उसको लंबे मिले होंगे, उसको कैसे मालूम होगा इसमें 25 पौधे लंबा है, 25 प्योर लंबा, 25 पौधा इम्प्योर लंबा है। पौधा तो बोला तो नहीं होगा उसको एम प्योर है, एम प्योर बोला तो नहीं होगा। उसने फिर उन पौधों को बोया हो, है ना, उनसे जब दिमाग जब लंबे नाटे पौधे मिले होंगे तब उसको मालूम होगा अच्छा इस खानदान से नाटा पौधा ठीक मिले, इसका मतलब प्योर लंबा, और इसके 25 पौधों को बोए सब लंबा मिले, इसका मतलब प्योर, मतलब हो रहा जनरेशन खुद को रिपीट करता है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे यही मेंटल एक्सपेरिमेंट। अभी और भी दो एग्जाम्पल शॉर्ट में बताया। तो अब सवाल ये कि सर मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना? ये एग्जाम में बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज द बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के पीछे उसकी कामयाबी है क्या, राज था, या फिर मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो अगर वो मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, तो ये बात समझने के लिए आप उसका बचपन में जाना, क्योंकि वो चूंकि बचपन से खेती बाड़ी में इन्वॉल्व था तो उसको पता था कि कौन पौधा, भी मान लीजिए आप उससे पूछे कौन सा पौधा कौन महीना में पैदा होता है और कब उसको बोया जाता है, कब उसको काटा जाता है, आपको नहीं पता। कौन फसल कौन सा पौधा किस साल में फल देता है, कितने दिन में फल देता है, कितने महीने में, आपको पता, आपको नहीं पता। सबका फल देता टाइम तो अलग अलग है ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 20 साल में फल देते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साल में फल देते हैं, कुछ पौधे जो सर्दी में बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है ना, उसको बोलते हैं रबी की फसल बोलते हैं। फिर एक खरीफ की फसल है, खरीफ क्रॉप, उसको क्या करते हैं लोग, गर्मी बोलते हैं, और सर्दी फिर बरसात के मौसम में अलग पौधे। तो सब पौधों ये भी तरह का कलाकारी, ये भी तरह का पढ़ाई जानकारी है। तो अब मटर की, अब इतने सारे पौधों में मटर का पौधा को चुनना इस बात की इशारा करता है कि मेंडल के पास पेड़ पौधों का बहुत तजुर्बा है। क्यों? अभी हम आगे उसका 7-8 पीढ़ी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वही जान सकता है उसको पेड़ पौधे में बहुत महारत। हम ले सब पत्ता हरा पत्ता है ना, लेकिन उसके लिए हर पत्ता हरा पत्ता नहीं है, हर पत्ता अलग अलग पौधे का पत्ता है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे, उसमें लास्ट वीक पढ़ेंगे तो खत्म करेंगे। मेन टॉपिक शुरू अगले दिन से होगा। अभी उसे आज चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, और इसका हुआ ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। क्या हुआ भाई? तो ठीक कर दो, ला दो वहाँ, ठीक कर दो वहाँ से स्टैंड से। इसको बोले बात दिल पे लीजिए, देखो बोले इसको बोले, ठीक है ना, चला दे तो चल ही रहेगा बात। तो मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? पहला अगर बात करें इसके बारे में तो आपसे एग्जाम में मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम पूछता है। साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। पीसम सटिवम, सटिवमा। ये मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम। अच्छा, आपने पहले बताया कि मेंडल ने वो मार्केट से खरीद कर लाया एक लंबा पौधा है, नाटा पौधा, तो उसने उसको बार बार क्रॉस कराना है, बार बार क्रॉस। अच्छा, अगर ऐसा हो कि अगर एक मटर का पौधा अगर
5 साल में फल लेता हो तो वो मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या दिन में करता, क्या साल में करता, वो कर ही नहीं सकता। ये बात समझ आ रही है। मेंडल ने मटर के पौधों को इसलिए चुना कि मटर का पौधा एनुअल प्लांट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साल साल में फल देते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि 28 साल 30 साल अगर बोझ हो तो 28 साल 30 साल में फल देते हैं। जैसे आम का पेड़, अभी जो आम के बाद मार्केट में मिलता है वो हाइब्रिड आम का पेड़ है। एक्चुअली जो आम का पेड़ होता है जिसका तना बहुत मोटा मोटा होता है, गाँव में एक पेड़ देखने को मिलता है। ये सब पौधे होते हैं 20 साल 22 साल 30 साल में फल देना शुरू करते हैं, देते हैं तो बेतहाशा देते हैं। और अभी जो आम हम लोग ला रहे हैं एक पतला ही डाली हो रहा है, उसमें आम निकल गया, लटक गया डाल बोला, अभी तो हम चीज़ें बड़े भी नहीं आम निकल गया। और जो गाँव में जो अगर आम का पेड़ आप देखिएगा तो आप पकड़ नहीं पाएगा वो दोनों हाथों से। तो वो सब पेड़ जो बोया गया है, बोल रहा है आम के बारे में कहावत है कि बाप बोएगा तो पोता खाएगा। सुने कभी ये कहावत? अभी जो मिल रहा है वो आप घर में लाकर बो रहे उठ जा रहा है, वो तो हाइब्रिड आम है। तो असल में गाँव के बागीचे में जो आम का बागान होता है वहाँ पर बहुत पुराना दरख्त है। खैर, तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना कि मटर का पौधा एनुअल प्लांट, वो हर साल फल देता है। मतलब कि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसका रिजल्ट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता था। एक साल में उसको रिजल्ट, फिर भी इतना वेट ही बहुत ज़्यादा वेट है नहीं। अष्टो अगर आम का पेड़ लेके एक्सपेरिमेंट करता तो उसको उम्र चाहिए था कम से कम 5000 साल, वो जिंदा रहता था वो आम के पेड़ पे एक्सपेरिमेंट कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए वो आम के पेड़ को नहीं चुना। या किसी और ही बहुत ऐसे फल होते हैं जो कि 4 साल में 3 साल में फल, या अमरूद का तुम पेड़ ला के लगाओगे तो सब फल देगा नहीं, पहले बड़ा होगा लंबा होगा, वो भी कुछ साल लेता है। पपीता का पेड़ ला के लगाओगे तो वो भी सन से उठा और वो फल देने लगा, नहीं होता, वो भी कुछ साल बाद फल देगा। हाँ, जो मार्केट में जो मिल रहा होता है क्या हाइब्रिड बीज, जो ऑरिजिनल बीज होता है वो आपको सन पर फल नहीं देगा। आज समझ में आ रही है? तो मेंडल ने क्या, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना कि मटर का पौधा क्या है, बोलो, एक एनिमल प्लांट है। ये बहुत बड़ा रिजल्ट था मेंडल की कामयाबी का। तो कुछ और पौधा लेता तो वो कुछ जिंदा नहीं रहता। तो अच्छा, एक चीज़ और बोलने भूल गई, इंपॉर्टेंट टर्म बोलने भूल गया आपको, सेल्फ पॉलिनेशन। ये हमको बोलना चाहिए था, भूल गया बोलना, इसको रिपीट कर देंगे, बोलिएगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले हम मटर के पौधे का लिख रहे हैं, ठीक है। रीजन फॉर यूजिंग पी प्लांट्स, सबसे पहला खूबी क्या जो बोले इसका, ये कैसा प्लांट है, ये एक एनुअल प्लांट। सच्ची बोलना, अभी तक हम लोग खुद मानता था कि मटर को एनुअल प्लांट है। हम उसे पूछने से मतलब हम लोग क्या पता कौन के साल में पैदा हो, हम लोग खाने से मतलब है। अच्छा, ये बात भी आपको नहीं मालूम था कि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल है। आपको सिर्फ छीन मटर छिलका से मतलब है, वो भी नहीं, मटर से मतलब उसका। तीसरा, ये पौधे बहुत फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल के माने होता है बहुत जरखेज। जरखेज बोलने का मतलब क्या, जो बहुत ज़्यादा फल देते हैं। अगर आप देखिएगा एक छीमी मटर का अगर होता है, जो छीमी होता है, जो जिसमें मटर होता है, तो एक पत्ता फलेगा उसमें 8-9 दाने निकलते हैं। तो मतलब क्या, एक छीमी में 8-9 दाने। अगर एक पौधे में अगर मान लीजिए 500 छीमी लगा हुआ है, तो अगर सबको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको एक ही बार में कितने मिल गए, 3000 बीज मिल गए। बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या, एक छोटे पौधे से बहुत ज़्यादा बीज मिल रहा है आपको। अगर पपीता का पेड़ लगा करते तो 5 किलोमीटर निकल गए। एक जो बड़ा है, जो बोले बाद में बड़ा छोटा है, एक उसी में बढ़ा दिया उसको। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो बोलने का मतलब ये है, क्या बोलते हैं, हाँ, कि बहुत ज़्यादा मिकदार में बीज देने की नहीं दे रहे। आप कोई और पौधा में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको इतना मिकदार में बीज, जितना बीज मिलेगा उतना सैंपल हुआ, जितना सैंपल मिलेगा उतना उसको रिजल्ट दिखेगा। कि चूँकि पौधे बहुत फर्टाइल थे, बहुत ज़्यादा बीज देते थे ये, इसीलिए
एक कामयाबी की वजह। उसके अलावा 4 नंबर, ट्रू ब्रीडिंग इज पॉसिबल। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब इन पौधों का खालिश नस्ल, प्योर लंबे प्योर नाटक पौधा को हासिल करना आसान था, बाकी पौधों को मुमकिन नहीं था। अब सोचिए अगर मान लो ताड़ गाछ का डाक के पेड़ के ऊपर अगर वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके फूल को क्रॉस कराने के लिए लगता सीढ़ी, ऊपर चढ़ता, सीढ़ी के ऊपर चढ़ता, वो गिर भी सकता था। तो अब वो क्रॉस कराता, बात समझ में आ रही है। और मटर का पौधा इतनी तीव्र मटर का पौधा ऐसी देर सकते ऐसी लेके ऐसे क्रॉस करा दो, जैसा से जू निकालती है मेरे वैसे बजाय करोगे क्रॉस। बात समझ आ रही है। तो चूंकि छोटा पौधा था तो उसको मॉनिटर करना, अगर वो मान लीजिए अमरूद का पेड़ होता तो अगर वो 20 अमरूद का पेड़ लगाता तो उसमें जमीन चाहिए कितना, उसको बहुत जमीन चाहिए। और इस कमरे में अगर इतना बड़ा जमीन अगर रहे तो इसी जगह में 500 मटर के पौधे उगा सकते हैं। छोटा पौधा होता है, जगह कम लेती है, बीज बेसी दे रहा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, और क्या चाहिए इसका पक्का। यहाँ देखो कॉन्ट्रास्टिंग को ओडिडी बोलते हैं। मतलब मटर के पौधे में खास बात ये और थी कि मटर के पौधे का 7 वैरायटी पाया जाता है। मटर के पौधे में 7 वैरायटी, 7 किसी का मटर का पौधा पाया जाता है। आपको बोले तो बोलेगा हाँ, आप देखिएगा मटर का पौधा क्यों नकल में देख लिया। फिर देखिए एक मटर का पौधा छिलका होता है, एक स्पून होता है, एक बहुत रफ होता है, पतला होता है ना। अच्छा कभी मटर में फाड़ के देखिएगा तो कभी कभी मटर का दाना बहुत गोल होता है और कभी कभी चपटा होता है, ओवल शेप। अच्छा कभी कभी कुछ मटर के दाने में अंदर भी छिलका होता है, मतलब मटर दाने एक पट्टा सा कोड हो छिलका, वो निकल जाता है, नहीं देखे। और एक में छिलका नहीं होता, कुछ जो हम झाल मटर कभी खाते नहीं हुआ हरा वाला, तो छिलका उसमें रहता है। अच्छा मटर का दाना छीलने का रंग भी 2 है, एक पीला और एक हरा। हरा मिलकर मिलता है मार्केट में, पीला डायमंड का बेचता है, डायमंड बेचता है वो, बाजार नहीं बेचता, ठेला में लेकर खिला चाहिए मटर असर का है। तो मतलब क्या मटर के पौधों का 7 वैरायटी है। ये 7 वैरायटी मटर के पौधों में, मतलब इतना छोटे पौधों में वो जो इतना फर्टाइल हो, जो बाइसेक्सुअल हो, जिसको उगाना आसान हो, मॉनिटर करना आसान हो, उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये हर पौधे में। आई बोले सर आम में तो 5-6 टाइप होता है, सब लंगड़ा होता है, तो वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। अब जो हम क्या बताया शुरू में, प्योर ब्रीडिंग करने के लिए उसने मटर के पौधों पे आम भाषा में बताने की बोला कि उसे मोसेरी के टाइप से जाली से घेर दिया। अब आम की बड़े घेर पाएंगे, कहाँ तक घेरिएगा, कितना घेरिएगा, बात समझ में आ रही है। आम छोड़ दिया, अमरूद के पेड़ को नहीं घेर पाइएगा, बात समझ में आ रही है। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, बहुत फर्टाइल है, इसका प्योर ब्रीडिंग करना आसान है, बाइसेक्सुअल है, एनुअल प्लांट है, और सबसे तीसरी बात कि आपके लिए मॉनिटरिंग करना बहुत आसान है। आप इंस्पेक्शन आसानी से, क्रॉस आसानी से करवा पाएंगे, और लंबे पौधे में क्रॉस करने में बहुत झंझट है। तो ये सारा जो इतना मालूमात, जाहिर सी बात है किसी एक आम आदमी के पास तो हो नहीं सकता, जिसके पास खेती बाड़ी का बहुत एक्सपीरियंस है, बोलो वही ना कर पाएगा। तो ये कहाँ से आई, ये तो कहीं पढ़ा नहीं, वो कहाँ ये चीज़ बचपन से बाप के साथ खेत में काम करता था, और खेत में काम करने के बाद वो हर पौधों के नेचर को, और वो कितना फसल देगा, कैसा होगा, वो सब उसके बारे में जानता था। तो उसको लगा कि मटर का पौधा मेरे एक्सपेरिमेंट को कामयाब करे। सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन जो सिलेक्शन किया पौधा, ये मटर का पौधा ही रहता था, कामयाब हो पाया। कुछ और सिलेक्शन कर देता वो तो कामयाब नहीं हो पाया।
बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, ये दावत है मेरा आज। अगले दिन हम उसको मेन टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। जैसे हम इसके बारे में बोलेंगे ना, सेल्फ पॉलिनेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में पहले बोल के फिर हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि उस दिन जो रिपीट नहीं करेंगे। देखो पॉलिनेशन के माने क्या होता है, पॉलिनेशन को बोलते हैं उर्दू में ज़ेरगी बोलते हैं। इसका ताल्लुक है रिप्रोडक्शन से। ताल्लुक किससे? जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये फूलों का मेल पार्ट है, फूलों का फीमेल पार्ट, ठीक है। बताइए तो रिश्ता लगेगा नहीं, वो नए बीज पैदा होंगे नहीं। तो अब इसको उससे रिश्ता लगाना हो तो मुशाता कौन? तो एक तरीका ये होता है कि आप खुद इसको करवाएं, जो आप बोले सर आप खुद करवा दीजिए, तो खुद आप करवाएं जो मेंडल कर रहा है, जो मेंडल कर रहा है, ठीक। और एक होता है नेचर खुद करवाता है इसको, किससे? मधुमक्खियों से, तितलियों से, भौरों से। वो एक फूल में बैठती है, दूसरे फूल में बैठती है, हालांकि वो अपना खाना खा रही है, फूलों का रस चूस रही होती है, लेकिन वो रस चूसने के साथ साथ नेचर ने उसके साथ एक काम ले लिया। क्या काम ले लिया? कुदरत ने क्या काम ले लिया कि ये बैठेगा, इसके पैर में मेल पार्ट लगेगा, फीमेल के पास जाएगा, फीमेल के पास बैठेगा, फीमेल पार्ट लगेगा, मेल के पास जाएगा, ऐसे ही करते करते लोग रिश्ते लगाते रहते और कहने बोले बोलो पैदा होते। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। बोलो ठीक है। तो जब ये पॉलिनेशन अपने आप मतलब बाय नेचर, कभी हवा की मदद से होता है, कभी तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, परिंदे कर देते हैं, कभी कभी तुम्हारा मधुमक्खियाँ कर दी, कभी कभी तुम्हारा तितलियाँ कर दी। जब ये ऐसे होगा तो उसको लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब उसको आर्टिफिशियली कराया जाए, उसको आर्टिफिशियली कराया तो क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोले? बात समझ में आ रही है? एक सेकंड नहीं बोल रहे तो पॉज करो बोले सब। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो रहा है? उल्टा बोल रहे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होगा कि मेंडल ने क्या किया, इसी मेंडल ने जो प्योर प्लांट लिया, एक जो लंबा पौधा लिया था, लंबा पौधा जो लिया उसका मेल पार्ट निकाला, उसके फीमेल निकाला, क्रॉस करा, उसी का मेल पार्ट लिया, उसी का फीमेल पार्ट लिया, उसका उसको क्रॉस करा। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। जब मेल पार्ट अलग से और फीमेल पार्ट अलग जगह से आया तो क्या उसको बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने जो प्योर लंबा और प्योर नाटा जो पौधा हासिल किया, वो कैसे हासिल किया? वो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जो सेकंड जनरेशन आया वो कैसे आया? वो क्योंकि दोनों से अलग अलग। बात समझ में आ रही है? तो इसके इतना ही बोलना था। बाकी अगले दिन हम लोग करेंगे, इसको पॉज करके कुछ बोलना और